नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। ये अपनी एनसीईआरटी किताब चल रही है, एनसीईआरटी कक्षा 11 की। ठीक है ना। इसमें अपना दूसरा पार्ट चल रहा है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। परवर्ती पुराकाल ये पढ़ चुके हैं अपन। रोमन अभिजात वर्ग की आमदनियाँ 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में। देख लेते हैं। रोम के ऊंचे घरानों में से प्रत्येक के पास अपने पास में वह सब कुछ मौजूद था जो एक घुमक्कड़ आकार के शहर में हो सकता है। एक घोड़दौड़ का मैदान, हिप्पोड्रोम, अनेक मंच, मंदिर, फव्वारे और विभिन्न प्रकार के स्नानघर। बहुत से रोमन परिवारों को अपनी संपत्ति से प्रतिवर्ष 4000 पाउंड सोने की आय प्राप्त होती थी, जिसमें अनाज, शराब, अन्य उपज शामिल नहीं थी। इन उपजों को बेचने पर सोने में प्राप्त आय के 1/3 के बराबर आमदनी हो सकती थी। रोम में द्वितीय श्रेणी के परिवारों की आय 1000 अथवा 1500 पाउंड सोना थी। थेब्स का ओल्पिओडोरस अश्वारोही को बोला जाता था। एक्वाइटस या नाइट वर्ग परंपरागत रूप से दूसरा सबसे अधिक शक्तिशाली और धनवान समूह था। मूल रूप से वे ऐसे परिवार थे जिनकी संपत्ति उन्हें घोड़ सेना में भर्ती होने की औपचारिक योग्यता प्रदान करती थी, इसलिए इन्हें एक्वाइटस कहा जाता था। सेनेटरों की तरह अधिकतर नाइट जमींदार होते थे, लेकिन सेनेटरों के विपरीत उनमें से कई लोग जहाज़ों के मालिक, व्यापारी और साहूकार, बैंकर भी होते थे, यानी वे व्यापारिक क्रियाकलापों में संलग्न रहते थे। ठीक। टेसिटस द्वारा उल्लेखित पहले दो समूह सामाजिक श्रेणियाँ और देख लेते हैं। चलो आइए अब हम और अधिक ब्यौरे न देकर साम्राज्य की सामाजिक संरचनाओं की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करें। इतिहासकार का नाम है टेसिटस ने प्रारंभिक समाज के प्रमुख सामाजिक समूहों का वर्णन इस प्रकार किया कि सेनेटर यानी कि पैट्रिक शाब्दिक अर्थ पिता, अश्वारोही वर्ग के प्रमुख सदस्य, जनता का सम्मानीय वर्ग जिनका संबंध महान घरानों से था। इतिहासकार दोबारा से हैं। सामाजिक श्रेणियाँ। आइए अब हम और अधिक ब्यौरे न देकर साम्राज्य की सामाजिक संरचनाओं की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करें। इतिहासकार टेसिटस ने प्रारंभिक समाज के प्रमुख सामाजिक समूहों का वर्णन इस प्रकार किया। सेनेटर यानी कि पैट्रेस शाब्दिक अर्थ पिता, अश्वारोही ना सेनेटर था एक अश्वारोही की ये डिटेल दे रखी। वर्ग के प्रमुख सदस्य, जनता का सम्मानीय वर्ग जिनका संबंध महान घरानों से था। फूहड़, निम्नतर वर्ग यानी कि कम्यूनकारू, प्लेब्स सोर्डिडा जो उनके अनुसार सर्कस और थिएटर तमाशे देखने के आदी थे। कौन? कम्यूनकारू। पता ही कम्यूनकारू क्या है, सेनेटर क्या है ना। प्लेब्स सोर्डिडा क्या है? कम्यूनकारू जो उनके अनुसार सर्कस और थिएटर तमाशे देखने के आदी थे। और अंततः दास। 30वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेनेट की सदस्य संख्या लगभग 1000 थी और कुल सेनेटरों में लगभग आधे सेनेटर अभी भी इतालवी परिवारों के थे। साम्राज्य के परवर्ती काल में जो 4वीं शताब्दी के प्रारंभ काल में कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के शासनकाल से आरंभ हुआ। टेसिटस द्वारा उल्लेखित पहले दो समूह सेनेटर और नाइट या अश्वारोही एकीकृत होकर एक विस्तृत अभिजात वर्ग एस्ट्रोकर्सी बन चुके थे और इनके कुल परिवारों में से कम आधे परिवार अफ्रीकी तथा पूर्वी मूल के थे। यह परवर्ती रोमन अभिजात वर्ग अत्यधिक धनवान था, किंतु कई तरीकों से विशुद्ध सैनिक संप्रांत पर से कम शक्तिशाली था, जिनकी पृष्ठभूमि अधिकतर अभिजात वर्गीय नहीं थी। मध्यम वर्गों में अब नौकरशाही और सेना की सेवा से जुड़े आम लोग शामिल थे, किंतु इसमें अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध सौदागर और किसान भी शामिल थे, जिनमें बहुत से लोग पूर्वी प्रांतों के निवासी थे। टेसिटस ने इस सम्माननीय मध्यम वर्ग महान सीनेट ग्रहों के आश्रितों क्लाइंट्स के रूप में वर्णन किया है।
उनसे नीचे भारी संख्या में निम्नतम वर्गों का विशाल समूह था, जिनमें सामूहिक रूप से होमुली ऑरिस यानी निम्नतम वर्ग, होमुली ऑरिस का अर्थ क्या है, निम्नतम वर्ग कहा जाता था। इनमें ग्रामीण श्रमिक शामिल थे, जिनमें बहुत से लोग स्थायी रूप से बड़ी जागीर में नियोजित थे। औद्योगिक और खनन प्रतिष्ठानों के कामगार, प्रवासी कामगार तथा जो अनाज तथा जैतून की फसल कटाई और निर्माण उद्योग के लिए अधिकांश श्रम की पूंजी करते थे। स्वयं नियोजित शिल्पकार, जो ऐसा बताया जाता था कि मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की तुलना में बेहतर खाते पीते थे। बहुत बड़ी संख्या में कभी कभी काम करने वाले श्रमिक, विशेषकर बड़े शहरों में, और वस्तुतः हजारों गुलाम, जो विशेष रूप से पूरे पश्चिम साम्राज्य में पाए जाते थे। ठीक। 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल के एक इतिहासकार ओलिपियोडोरस ने, जो एक राजदूत भी था, लिखा है कि रोम नगर में रहने वाले कुलीन परिवारों को उनकी संपदाओं से वार्षिक आय 4000 पाउंड सोने के बराबर होती थी। इसमें वह उपज शामिल नहीं थी जिसका उपभोग वे सीधे कर लेते थे। पर्वतीय साम्राज्य प्रथम 3 शताब्दियों से प्रचलित चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई। 3 शताब्दियों से, क्योंकि स्पेन को खानों से चांदी मिलनी बंद हो गई थी और सरकार के पास चांदी की मुद्रा के प्रचलन के लिए पर्याप्त चांदी नहीं रह गई थी। कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की। सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली किसने स्थापित की? कॉन्स्टेंटाइन। परवर्ती समुच्च पुरा काल में इन मुद्राओं का भारी मात्रा में प्रचलन रहा। रोम साम्राज्य के परवर्ती काल में वहाँ की नौकरशाही के उच्च तथा मध्यम वर्ग के अपेक्षाकृत बहुत धनी थे, क्योंकि उन्हें अपना वेतन सोने के रूप में मिलता था और वे अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा जमीन जैसी परिसंपत्तियाँ खरीदने में लगाते थे। इसके अतिरिक्त साम्राज्य में भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ था, विशेष रूप से न्याय प्रणाली और सैन्य आपूर्तियों के प्रशासन में। उच्च अधिकारी और गवर्नर लूट, खसोट और लालच के लिए कुख्यात हो गए, लेकिन सरकार ने इस प्रकार के भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए बारंबार हस्तक्षेप किया। इस संबंध में हमें पता ही इसलिए चलता है कि सरकार द्वारा अनेक कानून बनाए गए। साथ ही इतिहासविदों तथा अन्य बुद्धिजीवियों ने ऐसे भ्रष्ट कानूनों की खुलकर निंदा की। आलोचना का यह तत्व अभिजात एवं सैन्य जगत की एक उल्लेखनीय विशेषता है। रोमन राज्य तानाशाही पर आधारित था। वहाँ असहमति या आलोचना को कभी कभार ही बर्दाश्त किया जाता था। असहमति या आलोचना को आमतौर पर सरकार विरोध का उत्तर हिंसात्मक कार्रवाई से देती थी, विशेष रूप से पूर्वी भाग के शहरों में, जहाँ लोग अक्सर निडर होकर सम्राटों का मजाक उड़ाया करते थे। तथापि 4वीं शताब्दी तक आते आते रोमन साम्राज्य की एक प्रबल परंपरा का उद्भव हो चुका था और उसने सर्वाधिक भयंकर सम्राटों पर अंकुश लगाने का काम किया था। सम्राट लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे और नागरिक अधिकारियों की रक्षा के लिए कानून का सक्रिय रूप से प्रयोग किया जाता था। इसलिए 4वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में एम्ब्रोस जैसे शक्तिशाली बिशपों के लिए जैसे शक्तिशाली बिशपों के लिए संभव हो पाया कि यदि सम्राट आम जनता के प्रति अत्यधिक कठोर या दमनकारी हो जाए तो बिशप भी उतनी ही अधिक शक्तिशाली से उनका मुकाबला करें। यह है भाई। अश्वारोही को बोला जाता था इक्वाइटस या नाइट वर्ग। परंपरागत रूप से दूसरा सबसे अधिक शक्तिशाली, दूसरा और धनवान समूह था। मूल रूप से वे ऐसे परिवार से थे जिनकी संपत्ति उन्हें घोड़ सेना में भर्ती होने की औपचारिक योग्यता प्रदान करती थी। मूल रूप से वे ऐसे परिवार थे जिनकी संपत्ति उन्हें घोड़ सेना में भर्ती होने की औपचारिक योग्यता प्रदान करती थी, इसलिए इन्हें इक्वाटस कहा जाता था। सेनेटरों की तरह अधिकतर नाइट जमींदार होते थे, लेकिन सेनेटरों के विपरीत उनमें से कई लोग जहाज़ों के मालिक, व्यापारी और साहूकार यानी बैंकर भी होते थे, यानी वे व्यापारिक क्रियाकलापों में संलग्न रहते थे। फ्रैंकिनसेंस क्या है? आगे चलते हैं, अब पढ़ेंगे भाई परवर्ती पुराकाल। परवर्ती पुराकाल
दोबारा देखते हैं। परवर्ती पुराकार। इस अध्याय के अंत में हम रोमन साम्राज्य की अंतिम शताब्दियों में उसके सांस्कृतिक परिवर्तनों पर दृष्टिपात करेंगे। परवर्ती पुराकाल शब्द का प्रयोग रोम साम्राज्य के उद्भव, विकास और पतन के इतिहास की उस अंतिम दिलचस्प अवधि का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो मोटे तौर पर चौथी से 7वीं शताब्दी तक फैली हुई थी। यहाँ तक कि चौथी शताब्दी स्वयं भी अनेक सांस्कृतिक और आर्थिक हलचलों से परिपूर्ण थी। सांस्कृतिक स्तर पर इस अवधि में लोगों के धार्मिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनमें से एक था सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राजधर्म बना लेने का निर्णय। कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राजधर्म बना लेने का निर्णय। ईसाई धर्म को किसने बनाया था? कॉन्स्टेंटाइन। और दूसरा था 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय। इस्लाम का उदय कब हुआ था ये पूछा है। 6वीं शताब्दी, 7वीं, 8वीं और 9वीं। जब 7वीं शताब्दी में, ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, 7वीं शताब्दी में। और राज धर्म किसने बनाया था? सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने। लेकिन राज्य के ढांचे में भी उतने ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन सम्राट डायोक्लिशियन 284 से 305 के समय से प्रारंभ हुए। सम्राट डायोक्लिशियन ने देखा कि साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका है। सम्राट डायोक्लिशियन ने देखा कि साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका है और उसके अनेक देशों का सामरिक या आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। इसलिए उसने इन हिस्सों को छोड़कर साम्राज्य को थोड़ा छोटा बना लिया। किसने? डायोक्लिशियन ने। ठीक है। ये परिवर्तन सम्राट डायोक्लिशियन 284 से 305 के समय से प्रारंभ हुए। ईसाई धर्म को किसने बनाया था? कॉन्स्टेंटाइन। सम्राट डायोक्लिशियन ने देखा कि साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका है और उसके अनेक प्रदेशों का सामरिक या आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। इसलिए उसने उन हिस्सों को छोड़कर साम्राज्य को थोड़ा छोटा बना लिया। उसने साम्राज्य की सीमा पर किले बनवाए, प्रांतों का पुनर्गठन किया और असैनिक कार्यों को सैनिक कार्यों से अलग कर दिया। साथ ही उसने सेनापतियों डुक्स को अधिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी, जिससे ये सैन्य अधिकारी अधिक शक्तिशाली समूह के रूप में उभर आए। बढ़िया काम किया था यार डायोक्लिशियन ने। कॉन्स्टेंटाइन ने इनमें से कुछ परिवर्तन को पुख्ता बनाया और अपनी ओर से कुछ परिवर्तन किए। तो डायोक्लेशियन पहले हुआ है। और दूसरा था 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय। ठीक है। कॉन्स्टेंटाइन ने इनमें से कुछ परिवर्तनों को पुख्ता बनाया और अपनी ओर से भी कुछ परिवर्तन किए। उसके द्वारा मुख्य रूप से मौद्रिक क्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन किए गए। उसने सोलिडस नाम का एक नया सिक्का चलाया था। यह आ चुका है भाई। सोलिडस क्या था? एक सिक्का था जो 4.5 ग्राम का शुद्ध सोने का बना हुआ था। सोलिडस। और चांदी का और सिक्का था जो भी 4.5 किलोग्राम का था। उसको क्या बोलते थे? उसका और नाम था यार, क्या जाना। ठीक है ना। सोलिडस। एक नया सिक्का चलाया कॉन्स्टेंटाइन ने, जो 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ था। यह सिक्का रोम साम्राज्य समाप्त होने के बाद भी चलता रहा। ये सोलिडस सिक्के बहुत बड़े पैमाने पर डाले जाते थे और लाखों करोड़ की संख्या में चलन में थे। 4.5 किलो का है, बहुत हुआ भाई। 4.5 किलो का एक सिक्का। नहीं, किलो नहीं है, 4.5 ग्राम है। 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ ग्राम है, किलोग्राम नहीं है। 4.5 ग्राम है ओनली। 4.5 है ना, 4.5 ग्राम, किलोग्राम नहीं है। यह सिक्का रोम साम्राज्य समाप्त होने के बाद भी चलता रहा। ये सोलिडस सिक्के बहुत बड़े पैमाने पर डाले जाते थे, लाखों करोड़ों की संख्या में चलन में थे। कॉन्स्टेंटाइन का एक अन्य नवाचार था एक दूसरी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल का निर्माण, जहाँ तुर्की में आजकल इस्तांबुल नगर बसा हुआ है।
पहले इसे वाइजेंटाइन कहा जाता था। कॉन्स्टेंटाइन का एक अन्य नवाचार था एक दूसरी राजधानी कस्तुनतुनिया कॉन्स्टेंटिनोपल नोपली का निर्माण, जहाँ तुर्की में आजकल इस्तांबुल नगर बसा हुआ है। पहले इसे वाइजेंटाइन कहा जाता था तुर्की में, आजकल इस्तांबुल नगर बसा हुआ है। ये कस्तुनतुनिया की जगह कहाँ है? तुर्की में, आजकल इस्तांबुल नगर बसा हुआ है। इस्तांबुल पहले इसे वाइजेंटाइन कहा जाता था। इस्तांबुल का प्राचीन नाम क्या है? वाइजेंटाइन। कस्तुनतुनिया जहाँ तुर्की में आजकल इस्तांबुल नगर बसा हुआ है, पहले इसे वाइजेंटाइन कहा जाता। यह नई राजधानी 3 ओर से समुद्र से घिरी हुई थी। चूँकि नई राजधानी के लिए नए सीनेट की जरूरत थी, इसलिए 4वीं शताब्दी में शासक वर्गों का बड़ी तेजी से विस्तार हुआ। मौद्रिक स्थायित्व और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास में तेजी आई। पुरातात्विक अभिलेखों से पता चलता है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित ग्रामीण उद्योग धंधों में व्यापार के विकास में पर्याप्त मात्रा में पूंजी लगाई गई। इनमें तेल की मिलें, शीशे के कारखाने, पेच की प्रेस हैं तथा तरह तरह की पानी की मिलें जैसी नई प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है। पुरातत्वीय अभिलेखों से पता चलता है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित ग्रामीण उद्योग धंधों में व्यापार के विकास में पर्याप्त मात्रा में पूंजी लगाई गई। इनमें तेल की मिलें और शीशे के कारखाने, पेच की प्रेस हैं। ये कौन सी प्रेस है भाई? तेल की मिलें, शीशे के कारखाने, पेच की प्रेस है तथा तरह तरह की पानी की मिलें जैसी नई प्रौद्योगिकियाँ महत्वपूर्ण है। धन का अच्छा खासा निवेश पूर्व के देशों के साथ लंबी दूरी के व्यापार में किया गया, जिससे ऐसे व्यापार का पुनरुत्थान हुआ। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन 313 ईस्वी की एक विशाल मूर्ति का हिस्सा। कॉन्स्टेंटाइन है भाई 313 ईस्वी। कॉन्स्टेंटाइन इन सभी के फलस्वरूप शहरी संपदा एवं समृद्धि में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे स्थापत्य कला के नए नए रूप विकसित हुए और भोगविलास के साधनों में भरपूर तेजी आई। शासन करने वाले कुलीन पहले से कहीं अधिक धन संपन्न और शक्तिशाली हो गए। मिस्र में परवर्ती शताब्दियों के पेपाइरस पौधे के पत्तों पर लिखे हुए सैकड़ों दस्तावेज मिले हैं, जिनसे यह पता चलता है कि तत्कालीन समाज अपेक्षाकृत अधिक खुशहाल था, जहाँ मुद्रा का व्यापक रूप से इस्तेमाल होता था और ग्रामीण संप्रदाय भारी मात्रा में सोने के रूप में लाभ कमाती थी। उदाहरण के लिए 6वीं शताब्दी के दौरान जस्टिनियन के शासनकाल में अकेला मिस्र प्रतिवर्ष 25 लाख सोलिडस इन सभी के फलस्वरूप शहरी संपदा एवं समृद्धि में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे स्थापित कला के नए नए रूप विकसित हुए और भोगविलास। इस सभी के फलस्वरूप शहरी संपदा एवं समृद्धि में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे स्थापित कला के नए नए रूप विकसित हुए और भोगविलास के साधनों में भरपूर तेजी आई। शासन करने वाले कुलीन पहले से कहीं अधिक धन संपन्न और शक्तिशाली हो गए। मिस्र के परवर्ती शताब्दियों के पेपाइरस पौधे के पत्ते पर लिखे हुए सैकड़ों दस्तावेज मिले हैं, जिनसे यह पता चलता है कि तत्कालीन समाज अपेक्षाकृत अधिक खुशहाल था, जब मुद्रा का व्यापक रूप से इस्तेमाल होता था और ग्रामीण संप्रदाय भारी मात्रा में सोने के रूप में लाभ कमाते थे। उदाहरण के लिए 6वीं शताब्दी के दौरान जस्टिनियन के शासनकाल में अकेला मिस्र प्रतिवर्ष 25 लाख सोलिडस, जस्टिनियन राजा का नाम है, जस्टिनियन के शासनकाल में अकेला मिस्र प्रतिवर्ष 25 लाख सोलिडस लगभग 35,000 पाउंड सोना से अधिक धनराशि करों के रूप में देता था। निसंदेह पश्चिम एशिया के बड़े बड़े ग्रामीण इलाके 5वीं और 6वीं शताब्दियों में आजकल 20वीं शताब्दी की तुलना में भी अधिक विकसित और घने बसे हुए थे। आजकल 20वीं शताब्दी की तुलना में भी
निसंदेह पश्चिम एशिया के बड़े बड़े ग्रामीण इलाके, पाँचवीं और छठी। ठीक है। यूनान और रोमवासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति बहुदेववादी थी। ये लोग अनेक पंथों एवं उपासना पद्धतियों में विश्वास रखते थे। यूनान और रोमवासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति बहुदेववादी थी। ये लोग अनेक पंथों एवं उपासना पद्धतियों में विश्वास रखते थे। जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स। जुपिटर, जूनो, मिनर्वा और मार्स जैसे अनेक रोमन, इतालवी देवों और यूनानी तथा पूर्वी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। रोमन देवताओं को क्या क्या नाम था? जुपिटर है, जूनो है, मिनर्वा है, मार्स। जिसके लिए उन्होंने साम्राज्य भर में हजारों मंदिर, मठ और देवालय बना रखे थे। ये बहुदेववादी स्वयं को किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे। रोमन साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म यहूदी धर्म, जूडिज्म था, लेकिन यहूदी धर्म भी एकास्म यानी कि विविधताहीन नहीं था। रोमन साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म यहूदी धर्म, जूडिज्म था, लेकिन यहूदी धर्म भी एकास्म यानी कि मंथली यानी कि विविधताहीन नहीं था। ये बहुदेववादी स्वयं को किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे। ये बहुदेववादी स्वयं को किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे। रोमन साम्राज्य एक अन्य बड़ा धर्म यहूदी धर्म, जूडिज्म था, लेकिन यहूदी धर्म भी एकास्म मंथली यानी विविधताहीन नहीं था, अर्थात परवर्ती। दोबारा देख यार। यूनान और रोमवासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति बहुदेववादी थी। ये लोग अनेक पंथों एवं उपासना पद्धतियों में विश्वास रखते थे और जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स जैसे अनेक रोमन, इतालवी देवों और यूनानी तथा पूर्वी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने साम्राज्य भर में हजारों मंदिर, मठ और देवालय बना रखे थे। ये बहुदेववादी स्वयं को किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे। रोमन साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म यहूदी धर्म है। यूनान और रोमवासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति बहुदेववादी थी। ये लोग अनेक पंथों एवं उपासना पद्धतियों में विश्वास रखते थे और जुपिटर, जूनो, मिनर्वा और मार्स। बताइए निम्नलिखित में से कौन से रोमवासियों के देवता नहीं थे या फिर थे? जुपिटर, जूनो, मिनर्वा और मार्स इतालवी देवों और यूनानी तथा पूर्वी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने साम्राज्य भर में हजारों मंदिर, मठ और देवालय बना रखे थे। ये बहुदेववादी स्वयं को किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे। रोमन साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म यहूदी धर्म, जूडिज्म था, लेकिन यहूदी धर्म भी एकास्म मतलब मोनोलिथ यानी विविधताहीन नहीं था। यहूदी धर्म भी विविधताहीन नहीं था, अर्थात परवर्ती पुराकाल के यहूदी धर्म में अनेक विविधताएं मौजूद थी। अतः 4वीं या 5वीं शताब्दियों में साम्राज्य का ईसाईकरण एक क्रमिक एवं जटिल प्रक्रिया के रूप में हुआ। बहुदेववाद, पोलोथीज्म, बहुदेववाद, एकास्म, मोनोलिथ, बहुदेववाद, पोलोथीज्म विशेष रूप से पश्चिमी प्रांतों में आसानी से तुरंत गायब नहीं हुआ। हालांकि ईसाई धर्म प्रचारक वहाँ प्रचलित बहुदेववादी मतांतरों तथा धार्मिक रीति रिवाजों का लगातार विरोध करते रहे और ईसाई जनसाधारण की तुलना में बहुदेववाद की निंदा करते रहे। 4वीं शताब्दी में भिन्न भिन्न धार्मिक समुदायों के बीच की सीमाएं इतनी कठोर एवं गहरी नहीं थी कि जितनी की आगे चलकर हो गई। ऐसा शक्तिशाली विश्वों की कोशिशों के कारण हुआ, जिन्होंने अपने अनुयायियों को कड़ाई से धार्मिक विश्वासों तथा रीति रिवाजों का पालन करने का पाठ पढ़ाया। जब देख, एक तो है ये एकास्म की, यहाँ का स्टार लग रहा है ना, अर्थात पर्वतीय पुराकाल के यहूदी धर्म में अनेक विविधताएं मौजूद थी। अतः 4वीं या 5वीं शताब्दी में साम्राज्य का ईसाईकरण एक क्रमिक एवं जटिल प्रक्रिया के रूप में हुआ। बहुदेववादी कब? 4वीं और 5वीं।
बहुदेववाद में विशेष रूप से पश्चिमी प्रांतों में आसानी से तुरंत गायब नहीं हुआ। बहुदेववाद यानी पॉलीथीन विशेष रूप से पश्चिमी प्रांतों में आसानी से तुरंत गायब नहीं हुआ। हालांकि ईसाई धर्म प्रचारक वहाँ प्रचलित बहुदेववादी मतांतरों तथा धार्मिक रीति रिवाजों का लगातार विरोध करते रहे और ईसाई जनसाधारण की तुलना में बहुदेववाद की निंदा करते रहे। ईसाई 4वीं शताब्दी में भिन्न भिन्न धार्मिक समुदायों के बीच की सीमा इतनी कठोर एवं गहरी नहीं थी जितनी कि आगे चलकर हो गई। ठीक है ना। ऐसा शक्तिशाली विस्फोट की कोशिशों के कारण हुआ जिन्होंने अपने अनुयायियों को कड़ाई से धार्मिक विश्वासों तथा रीति रिवाजों का पालन करने का पाठ पढ़ाया। जनता में आम खुशहाली खासतौर पर पूर्वी भागों में अधिक फैली जहां आबादी 6वीं सदी में मुख्य भाग तक बढ़ती रही थी। हालांकि वहां प्लेग की महामारी का प्रकोप हो चुका था जिसके कारण 540 के दशक में लगभग संपूर्ण भूमध्य सागरीय प्रदेश प्रभावित हो गया। जनता में आम खुशहाली आम तौर पर व खास तौर अलग है, आम तौर अलग है। जनता में आम खुशहाली खासतौर पर पूर्वी भागों में अधिक फैली जहां आबादी 6वीं सदी के मुख्य भाग तक बढ़ती रही थी। हालांकि वहां प्लेग की महामारी का प्रकोप हो चुका था जिसके कारण 540 के दशक में लगभग संपूर्ण भूमध्य सागरीय प्रदेश प्रभावित हो गया था। 540 के दशक में। इसके विपरीत पश्चिमी साम्राज्य राजनीतिक दृष्टि से विखंडित हो गया क्योंकि उत्तर से आने वाले जर्मन मूल के समूह गोथ, वेलेड, लोवार्ड आदि थे। वर्ड का नक्शा एकदम याद होना चाहिए भाई। सभी बड़े प्रांतों को अपने कब्जे में ले लिया था और अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे क्योंकि उत्तर से आने वाले जर्मन मूल के समूह गोथ, वेलेड और लोवार्ड आदि ने सभी बड़े प्रांतों को अपने कब्जे में ले लिया था और अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए जिन्हें रोमोत्तर पोस्ट रोमन राज्य कहा जा सकता है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण राज्य थे स्पेन में विसिगोथों का राज्य जिसे अरबों ने 711 से 720 नष्ट कर दिया, जिन्हें रोमोत्तर पोस्ट रोमन राज्य कहा जा सकता है। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण राज्य थे स्पेन में विसिगोथों का राज्य जिसे अरबों ने 711 से 720 नष्ट कर दिया। किसने? अरबों ने 711 से 720। गॉल में फ्रैंकों का राज्य लगभग 511 से 687 और इटली में लोवार्डो का राज्य 568 से 774। जब स्पेन में विसिगोथों का राज्य जिसे अरबों ने 711 से 720 के नष्ट कर दिया के बीच। ठीक है ना। एक तो ये है गॉल में फ्रैंकों का राज्य लगभग 511 से 687 और इटली में लोवार्डो का राज्य 568 से 774। विसिगोथों, गॉल में फ्रैंकों का राज्य और इटली में लोवार्डो का राज्य 568 से 774। ये राज्य एक भिन्न किस्म की दुनिया की शुरुआत के पूर्व संकेत थे जिस दुनिया को आमतौर पर मध्यकालीन मिडेवल कहा जाता है। पूर्वी भाग में जहाँ साम्राज्य संयुक्त बना रहा, जस्टियन का शासनकाल समृद्धि और शाही महत्वाकांक्षा के उच्च स्तर का द्योतक था। जस्टिनियन ने 533 में अफ्रीका को वेडेलो के कब्जे से छुड़ा लिया और इटली को ऑस्ट्रोगोथों से लेकर वापर उस पर अधिकार कर लिया। इससे देश का तहस नहस हो गया। लोवार्ड के आक्रमण के लिए रास्ता तैयार हो गया। 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों तक आते आते रोम और ईरान के बीच की लड़ाई फिर छिड़ गई। यार देख, पूर्वी भाग में जहाँ साम्राज्य संयुक्त बना रहा, जस्टिनियन का शासनकाल समृद्धि और शाही महत्वाकांक्षाओं के उच्च स्तर का द्योतक था। जस्टिनियन ने 533 में अफ्रीका को वेडलो के कब्जे से छुड़ा लिया जस्टिनियन ने और इटली को ऑस्ट्रोगोथों से लेकर वापस उस पर अधिकार कर लिया जस्टिनियन हैं। इससे देश तहस नहस हो गया और लोवार्डो के आक्रमण के लिए रास्ता तैयार हो गया। 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों तक
आते रोम और ईरान के बीच लड़ाई फिर छिड़ गई। ससानी शासकों जो तीसरी शताब्दी से ईरान पर शासन कर रहे थे ने मिस्र सहित सभी विशाल पूर्वी प्रांतों में बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया। वाइजेंटियस, अब रोम साम्राज्य को ज़्यादातर इसी नाम से जाना जाता था, बाइजेंटियम, ने 620 के दशक में इन प्रांतों पर फिर से अपना कब्जा कर लिया, लेकिन उसके कुछ ही वर्ष बाद उसे दक्षिण पूर्व की ओर से एक बहुत जोरदार अंतिम धक्का लगा जिसे वह सहन नहीं कर सकता। पल्ले को पड़ी कछुई बात, कौन ने किसा कौन को काई कर दियो। आई बात समझ में? पढ़ से पढ़ कर राखी है सब चीज़। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण राय थे स्पेन में बीसी गोथो का राज्य। स्पेन में किसका राज्य था? बीसी गोथो का, जिसे अरबों ने 711 से 720 नष्ट कर दिया। ठीक। गौल में फ्रैंको का राज्य लगभग 511 से 687 और इटली में लोबार्डो का राज्य 500 से 774। स्पेन में विसिगोथों का राज्य जिसे अरबों ने 711-720 नष्ट कर दिया। गौल में फ्रैंकों का राज्य 511 से 687 और इटली में लोबार्डो का राज्य 668 से 774। ये राज्य एक विभिन्न किस्म की दुनिया की शुरुआत के पूर्व संकेतक थे, जिस दुनिया को आमतौर पर मध्यकालीन मिडिवल कहा जाता है। पूर्वी भाग में जहाँ साम्राज्य संयुक्त बना रहा, जस्टियन का शासनकाल समृद्धि और शाही महत्वाकांक्षा के उच्च स्तर का द्योतक था। जस्टिनियन ने 533 में अफ्रीका के वेरडेलो के कब्जे से छुड़ा लिया और इटली को ऑस्ट्रोगोथों से लेकर वापस उस पर अधिकार देखे। जनता में आम खुशहाली खासतौर पर पूर्वी भागों में अधिक फैली, जहां आबादी 6ठी सदी के मुख्य भाग तक बढ़ती रही थी। हालांकि वहाँ प्लेग की महामारी का प्रकोप हो चुका था, जिसके कारण 540 के दशक में लगभग संपूर्ण भूमध्य सागरीय प्रदेश प्रभावित हो गया था। इसके विपरीत पश्चिमी साम्राज्य राजनीतिक दृष्टि से विखंडित हो गया, क्योंकि उत्तर से आने वाले जर्मन मूल के समूह गौथ, वेडल, लोबार्ड आदि ने सभी बड़े प्रांतों को अपने कब्जे में ले लिया था और अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे, जिन्हें रोमोत्तर, गौथ, वेडल और लोबार्ड, उत्तर से आने वाले जर्मन मूल के समूह, जिन्हें रोमोत्तर राज्य कहा जाता था। बताइए किसे रोमोत्तर यानी कि पोस्ट रोमन राज्य कहा जा सकता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य थे स्पेन में विसिगोथों, जिसे अरबों ने 711-720 नष्ट कर दिया। गौल में फ्रैंको का राज्य लगभग 511-687 और इटली में लोबार्डो का राज्य 568 से 774। से 774। ये राज्य एक भिन्न किस्म की दुनिया की शुरुआत के पूर्व संकेतक थे, जिस दुनिया को आमतौर पर मध्यकालीन मिडवल कहा जाता है। पूर्वी भाग में जहाँ साम्राज्य संयुक्त बना रहा, जस्टियन का शासनकाल समृद्धि, जस्टियन देख। गौल में फ्रैंकों का राज्य था 511 से 687 और इटली में लोवार्डो का राज्य था 568 से 774। ये राज्य एक भिन्न किस्म की दुनिया की शुरुआत के पूर्व संकेतक थे, जिस दुनिया को आमतौर पर मध्यकालीन मिडवेल कहा जाता है। पूर्वी भाग में जहाँ साम्राज्य संयुक्त बना रहा, जस्टियन का शासनकाल समृद्धि और शाही महत्वाकांक्षा के उच्च स्तर का द्योतक था। जस्टियन ने 533 में अफ्रीका को वेडेलो के कब्जे से छुड़ा लिया, इटली को ऑस्ट्रोगोथों से लेकर वापस उस पर अधिकार कर लिया। इससे देश तहस नहस हो गया। लोबार्डो के आक्रमण के लिए रास्ता तैयार हो गया। एक तो जस्टियन याद कर ले, अफ्रीका को वेडेलो के कब्जे से छुड़ा लिया था, इटली को ऑस्ट्रोगोथों से लेकर वापस उस पर अधिकार कर लिया। इससे देश तहस नहस हो गया। लोबार्ड के आक्रमण के लिए रास्ता तैयार हो। 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में आते आते रोम और इटली के बीच, रोम और ईरान के बीच लड़ाई फिर छिड़ गई। ससानी शासकों जो तीसरी शताब्दी से ईरान पर शासन कर रहे थे, ने मिस्र सहित सभी विशाल पूर्वी
प्रांतों में बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया। वाइजेंटियम अब रोम साम्राज्य को ज़्यादातर इसी नाम से जाना जाता है। 620 के दशक में इन प्रांतों पर पर्शिया अपना कब्जा कर लिया, लेकिन उसके कुछ ही वर्ष बाद इसे दक्षिण पूर्व की ओर से बहुत जोरदार अंतिम धक्का लगा, जिसे वह सहन नहीं कर सका। अब अरब प्रदेश से शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार प्राचीन विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। अरब प्रदेश से शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार को प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। किसको? अरब प्रदेश से शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार को। 642 तक, जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु को मुश्किल से 10 साल हुए थे, पूर्वी रोमन और ससानी दोनों राज्य के बड़े बड़े भाग भीषण युद्ध के बाद अरबों के कब्जे में आ गए। 642 तक पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु को मुश्किल से 10 साल हुए थे, पूर्वी रोमन और ससानी दोनों राज्यों के बड़े बड़े भाग भीषण युद्ध के बाद अरबों के कब्जे में आ गए। किंतु हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बढ़ते हुए इस्लामिक राज्य की जीत है, जो एक शताब्दी बाद अंततः स्पेन, सिंध, मध्य एशिया तक फैल गई, अरब जनजातियों को ही पराजित करने से हुई। अरब जनजातियों को ही पराजित करने से हुई। किंतु हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बढ़ते हुए इस्लामी राज्य की जीत है, जो एक शताब्दी बाद अंततः स्पेन, सिंध और मध्य एशिया तक फैल गई, अरब जनजातियों को ही पराजित करने से हुई। अरब से शुरू होकर ये जीतें सीरियाई रेगिस्तान तथा इराक की सरहदों तक पहुंची, जिसके पश्चात मुस्लिम सेनाएं और दूर दूर तक गई, जैसा कि हम अगले विषय 4 में देखेंगे। अरब प्रायद्वीप और वहाँ रहने वाली अनेक जनजातियों के एकीकरण के कारण ही इस्लाम धर्म का क्षेत्रीय विस्तार हुआ। पश्चिम एशिया। पश्चिम एशिया। पश्चिम एशिया। काला सागर, कस्तुनतुनिया, ये है भाई कस्तुनतुनिया। आर्मेनिया, कैस्पियन सागर, बुखारा, समरकंद, अफगानिस्तान, फारस, ईरान, एडेसा, एंटियोक, दमिश्क, सीरिया, दजला नदी, बगदाद, टेसीफोन, फिलिस्तीन, सहारा मरुस्थल, नील नदी, जुडेया, मदीना, मक्का अरब, मक्का मदीना, भूमध्य सागर, फिर लाल सागर, फारस की खाड़ी, अरब सागर। अरब सागर जब ये तो है फारस की खाड़ी और ये है लाल सागर। अब इसके पास में है, ये देखिए यूएई वगैरह है ये। अरब, मक्का मदीना, नील नदी, सहारा मरुस्थल, भूमध्य सागर, एंटियोक, दमिश्क, सीरिया, एडेसा, कस्तुनतुनिया, काला सागर, जब फारस की खाड़ी, लाल सागर है ना, ये नील नदी है भाई, नील नदी, भूमध्य सागर, एंटियोक, एडेसा, आर्मेनिया, दजला नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी, बुखारा, समरकंद, अफगानिस्तान, कैस्पियन मरुस्थल बाहुल्य प्रदेश है, कस्तुनतुनिया, इराक, सीरिया, अरब प्रायद्वीप है ना, इराक, ईरान, सीरिया, फ़लस्तीन, इजराइल वगैरह वगैरह, अफ़गानिस्तान, ये है तजाकिस्तान, शासक और घटनाएं हो गया पार्ट। और क्या है ना, शासक और घटनाएं जब क्या क्या रह रहा है, एक तो ये रह रहा है देख, 79 ईस्वी बना कोलोसियस, जहाँ
तलवार, ये तलवार चलाने में निपुण योद्धा जंगली जानवरों का मुकाबला करते थे, जहाँ एक साथ 60,000 दर्शक बैठ सकते थे। कोलोसियम है 79 ईस्वी में बना, 79 ईस्वी में, 79, आज से 2,500 साल पहले। ढाई हजार साल पहले। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन 313 ईस्वी की एक विशाल मूर्ति का हिस्सा, एकास्मक। इसका तात्पर्य एक बड़ी चट्टान का टुकड़ा होता है, परंतु इसका प्रयोग यहाँ पर मानव इकाइयों के लिए किया गया है। जब हम कहते हैं कि समाज अथवा संस्कृति एकास्म है, तो इसका अर्थ है उसमें विविधता की कमी है और उनमें आंतरिक एकरूपता है। एकास्म, इसका तात्पर्य एक बड़ी चट्टान का टुकड़ा होता है, परंतु इसका प्रयोग यहाँ पर मानव इकाइयों के लिए किया गया है। जब हम कहते हैं कि समाज अथवा संस्कृति एकास्मक है, तो उसका अर्थ है कि एकास्मक है, तो उसका अर्थ है कि उसमें विविधता की कमी है और उनमें आंतरिक एकरूपता है। एकास्म, संस्कृति एकास्म है, तो इसका अर्थ है कि उसमें विविधता की कमी है और उनमें आंतरिक एकरूपता है। ईसाईकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा ईसाई धर्म भिन्न भिन्न जनसमूहों के बीच फैलाया गया और वहाँ का प्रमुख धर्म बना दिया गया। भिन्न भिन्न जनसमूह के बीच फैलाया गया और वहाँ का प्रमुख धर्म बना दिया गया। पारसियान, पारस की खाड़ी, सिंधु, लाल सागर। शासक और घटनाएं। 27 ईसा पूर्व 14वीं ईस्वी, अगस्टस प्रथम रोम सम्राट। 1437 टिबेरियस, 98 से 117। इसको देखते हैं पहले, है ना। 27 ईसा पूर्व से 14 ईस्वी, अगस्टस प्रथम रोम सम्राट। जब 27 ईसा पूर्व ऑक्टेवियन द्वारा स्थापित प्रिंसेपेट, वह अब अपने आप को ऑगस्टस कहने लगा था। लगभग 24 से 79 वरिष्ठ प्लिनी का जीवन। विसुवियस नामक ज्वालामुखी के फटने से उसकी मृत्यु। विसुवियस ने रोमन नगर पोम्पई को भी अपने लावे में दफन कर लिया था। 27 ईसा पूर्व ऑक्टेवियन द्वारा स्थापित प्रिंसेपेट, वह अब अपने आप को ऑगस्टस कहने लगा था। लगभग 24 से 79 हैं वरिष्ठ प्लिनी का जीवन। विसुवियस नामक ज्वालामुखी के फटने से उसकी मृत्यु। वरिष्ठ प्लिनी का जीवन, विसुवियस नामक ज्वालामुखी फटने से उसकी मृत्यु। विसुवियस ने रोमन नगर पोम्पई को भी अपने लावे में दफन कर लिया था। रोमन नगर पोम्पई को भी। 66 से 76 विशाल यहूदी विद्रोह और रोमन सेना का जेरूसलम पर घटना है। विशाल यहूदी विद्रोह और रोमन सेनाओं का जेरूसलम पर कब्जा। 27 ईसा पूर्व 14वीं ईस्वी, अगस्टस प्रथम रोम सम्राट। अगस्टस। 14 से 37 टिबेरियस, 98 से 117 त्राजान, 117 से 38 हेड्रियन, 193 से 211 सेप्टिमियस सेवेरस
और 241-72 ईरान में शाहपुर प्रथम का शासन। 253 से 68 गेलिनस। 284-305 टेटार्की चतुष्तंत्र डायोक्लेशियन मुख्य शासक। 312-37 कांस्टेंटाइन। 309-79 ईरान में शाहपुर द्वितीय का शासक। 408-50 थियोडोसियस द्वितीय। प्रसिद्ध थियोडोसियस कोड का संकलन करता। प्रसिद्ध थियोडोसियस कोड का संकलन करता। 490-518 अनस्टेसियस नाम ही जाना कहीं है। 527-65 जस्टिनियन। 531-79 ईरान में खुसरो प्रथम का शासन। खुसरो प्रथम। और 610-41 हेराक्लिस है या हरक्यूलिस है? हेराक्लियस हरक्यूलिस हेराक्लियस। विशाल यहूदी विद्रोह और रोमन सेनाओं का जेरूसलम पर कब्जा। लगभग 115 त्राजन की पूर्व में विजय के बाद रोमन साम्राज्य का अधिकतम विस्तार। 212 साम्राज्य के सभी मुक्त निवासियों को रोमन नागरिक का दर्जा दे दिया गया। मुक्त निवासियों को। 224 ईरान में नया वंश स्थापित जिसे उनके पूर्वज सैसान के नाम पर ससानी कहा गया। ईरान में नया वंश स्थापित जिसे उनके पूर्वज ससान के नाम पर ससानी कहा गया। 224 250 का दशक पारसवासियों ने फरात के पश्चिम में स्थित रोमन प्रदेशों पर आक्रमण किया। 258 कार्थेज के साइप्रसवासी बिशप को मृत्युदंड। कार्थेज के साइप्रसवासी बिशप को। बिशप यह आ चुका है बिशप क्या होते थे। 250 का दशक गेलिनस ने फिर से सेना संगठित की। गेलिनस ने। 273 पामा एरा का कारवा नगर रोमवासियों द्वारा नष्ट किया गया। पामा एरा का कारवा नगर रोमवासियों द्वारा नष्ट किया गया। 293 व 97 पामा एरा का कारवा नगर रोमवासियों द्वारा नष्ट किया गया। अच्छा 273 है। 293 डायोक्लिशियन के 100 प्रांतों में साम्राज्य का पुनर्गठन किया। लगभग 310 कॉन्स्टेंटाइन ने सोने का नया सिक्का सोलिडस चलाया। देख से सोने का सिक्का से सोलिडस। सोलिडस किस प्रकार का सिक्का था? सोने का चांदी का सोने का। 312 कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। 324 कॉन्स्टेंटाइन अब साम्राज्य का एकमात्र शासक बन गया। उसने कस्तुंतनिया नगर की स्थापना की। अब साम्राज्य का एकमात्र शासक बना। उसने कस्तुंतनिया नगर की स्थापना की। कॉन्स्टेंटाइन अब साम्राज्य का एकमात्र शासक बन गया। उसने कस्तुंतनिया नगर की स्थापना की। कॉन्स्टेंटाइन अब साम्राज्य का एकमात्र शासक बन गया। उसने कस्तुंतनिया नगर की स्थापना की। 354 से 430 एप्पो के बिशप ऑगस्टिन का जीवन काल। 297 डायोक्लिशियन ने 100 प्रांतों में साम्राज्य का पुनर्गठन किया। डायोक्लिशियन ने है ना भाई। और लगभग 310 कॉन्स्टेंटाइन ने सोने का नया सिक्का सोलिडस चलाया। कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। 312 कॉन्स्टेंटाइन अरब साम्राज्य के एकमात्र शासक बना। उसने कस्तुंतनिया पर नगर की स्थापना की।
324। इपो के बीच अब अगस्टिन का जीवन काल 354 से 430। इप्पो के 354 से। फिर 373 गोथ लोगों ने एड्रियनोपोल में रोमन सेनाओं को करारी मात दी। गोथ लोगों ने एड्रियनोपोल में रोमन सेनाओं को। 391 में सिकंदरिया में सेरापिस के मंदिर नष्ट किए गए। सिकंदरिया में सेरेपियस, यहाँ सेरापिस के मंदिर नष्ट किए गए। 410 बीसी गोथों ने रोम का विध्वंस कर दिया। 428 वेडल लोगों ने अफ्रीका के प्रदेश पर कब्जा कर लिया। वेडल लोगों ने। 434 से 53 अट्टीला नामक उनका साम्राज्य। 493 ऑस्ट्रोगोथों ने इटली में राज्य स्थापित किया। ऑस्ट्रोगोथों ने इटली में राज्य स्थापित किया। 533-50 जस्टियन द्वारा अफ्रीका और इटली को मुक्त करा लेना। नाम ही उठ पटाएंगे। 410 बीसी गोथों ने रोम का विध्वंस कर दिया। और 428 में वेडल लोगों ने अफ्रीका के प्रदेश पर कब्जा कर लिया। वेडल लोगों ने अट्टिका नामक उनका साम्राज्य अट्टिला। 434 से 53 ऑस्ट्रोगोथों ने इटली में राज्य स्थापित किया। 493 में 533 से 50 जस्टियन द्वारा अफ्रीका और इटली को मुक्त करा लेना। 541 से 61 ब्यूबोनिक प्लेग का प्रकोप। 568 लोवार्ड लोगों ने इटली पर आक्रमण किया। लगभग 570 पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 लगभग है 570। 614-19 फारस के शासक खुसरो-द्वितीय ने पूर्वी रोम प्रदेशों पर आक्रमण करके उन पर कब्जा कर लिया। फारस के शासक खुसरो-द्वितीय ने पूर्वी रोम प्रदेशों पर आक्रमण करके। 622 पैगंबर मोहम्मद उनके साथी मक्का छोड़कर मदीना चले गए। 633 से 42 अरब विजयों का पहला और महत्वपूर्ण चरण। मुस्लिम सेनाओं ने सीरिया, फिलिस्तीन, मिस्र, इराक और ईरान के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। सीरिया में उमैया वंश। 698 अरबों ने कार्थेज को जीत लिया। स्पेन पर अरबों का आक्रमण 711। कुछ भी याद नहीं हुआ भाई, कहने एक दो बात भी याद होगी हुए। पैगंबर मोहम्मद का जन्म लगभग 570 और स्पेन पर अरबों का आक्रमण। यहाँ पर स्पेन पर किसने आक्रमण किया? अरबों ने 711। मैक्सिमिनियस ये तो सेनापति वगैरह लग रहे हैं। ये कोई शायद कैदी है यहाँ पर है। कैदी तो नहीं है ये। नारद में गर्दन में क्या पैर रखा है जाने है ना। और ये हाथ में कोई धार्मिक पुस्तक यहाँ पर कुछ वो है। ये मैन है। ये जो है जो ये शायद उजाड़ा है। लालटेन बोल सकते हैं। रेवेना की पिचकारी 547। इसमें सम्राट जस्टिनियम को दिखाया आना चाहिए। दिखाया गया है इसको जस्टिनियम। ये है जस्टिनियम। संक्षेप में उत्तर दीजिए। यदि आप रोम साम्राज्य में रहे होते तो कहाँ रहना पसंद करते? नगरों में या ग्रामीण क्षेत्र में? कारण बताइए।
इस अध्याय में उल्लिखित कुछ छोटे शहरों, बड़े नगरों, समुद्रों और प्रांतों की सूची बनाइए और उन्हें नक्शों पर खोजने की कोशिश कीजिए। क्या आप अपने द्वारा बनाई गई सूची में संकलित किन्हीं 3 विषयों के बारे में कुछ कह सकते हैं? कल्पना कीजिए कि आप रोम की एक गृहिणी है जो घर की ज़रूरत की वस्तुओं की खरीदारी की सूची बना रही है। अपनी सूची में आप कौन सी वस्तु शामिल करेगी? आपको क्या लगता है कि रोमन सरकार ने चांदी में मुद्रा को ढालना क्यों बंद किया होगा और वह सिक्कों के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग करने लगे? संक्षेप में निबंध लिखिए। अगर सम्राट त्राजान भारत पर विजय प्राप्त करने में वास्तव में सफल रहे होते और रोमवासियों का इस देश पर अनेक सदियों तक कब्जा रहा होता, तो क्या आप सोचते कि भारत वर्तमान समय देश के किस प्रकार भिन्न होता? भाई उनका ही धर्म आ जाता। आई समझ में, अलग अलग जो धर्म है वो नहीं रहते। जैसे अब 80% हिंदू है, ऐसे ही 80% जो त्राजान का धर्म था वो होता, ईसाई वगैरह। अध्याय को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसमें रोमन समाज और अर्थव्यवस्था की आपकी दृष्टि से आधुनिक दर्शन दर्शाने वाले आधारभूत अभिलक्षण चुनिए। ये पाठ था भाई, ये पढ़ चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं। ये सन है अस्टेसियस। बड़े लोगों ने अफ्रीका के प्रदेश पर कब्जा कर लिया। मदीना, मक्का, नीचे मक्का है, ऊपर मदीना है। लाल सागर के पास में ही है मक्का, नील नदी। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु 642, 10 साल हुए थे। जस्टिनियन ने ईसाईकरण उस प्रक्रिया कहते हैं जिसके द्वारा एकात्मक, इसका तात्पर्य एक बड़ी चट्टान का टुकड़ा होता है। ये कौन से सम्राट है? कॉन्स्टेंटाइन 313 ईस्वी की एक विशाल मूर्ति का हिस्सा। कॉन्स्टेंटाइन 313 ईस्वी। सोलिडस, परवर्ती पुराकाल। रोमन अभिजात वर्ग की आमदनी है 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में। सामाजिक श्रेणियाँ, सामाजिक श्रेणियाँ। यह विद्रोह जुड़ेया में रोम शासन के विरुद्ध हुआ था, जिसे रोमवासियों ने यहूदी युद्ध कई जनवरी लड़ाई में क्रूरतापूर्वक दबा दिया था। फ्रैंकिंसस एक यूरोपीय नाम जो वास्तव में सुगंधित राल है। राल मतलब फ्रैंकिंसियस। इसका प्रयोग धूप, अगरबत्ती और इत्र बनाने के लिए किया जाता था। टेसिटस 55 से 117 आरंभिक साम्राज्य का इतिहासकार। टेसिटस। दासों प्रतिभा, श्रमिकों पर नियंत्रण, ऋतु प्रवाह से तात्पर्य है ना। इसके बाद में ये शराब के वो हैं, इनको एम्पोरा बोला जाता था। एम्पोरा, डेसल बीस कहते हैं। इन दिनों स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में ले जाया जाता था जिन्हें डेसल बीस। अब ये आ गया, ये बताइए डेसल बीस क्या है? डेसल बीस एम्पोरा, एम्पोरा, एम्पोरा है। एडिसा में पिचकारी 2री सदी ईस्वी की है। 2री सदी ईस्वी यानी कि 2री सदी ईस्वी की बात है भाई। ये कलर बढ़िया काम में लिए गए हैं भाई, और अभी तक वर्तमान में है। 2019 का फोटो है। सेंट ऑगस्टिन 354 से 430। लिंग साक्षरता संस्कृति है ना। 3री शताब्दी का संकट।
फिर सार्वजनिक स्नान गृह रोम के शहरी जीवन की एक खास विशेषता थी। ईरानी शासक इनका सही नहीं मानते थे और ये सार्वजनिक स्नान गृहों को कि भाई इनसे जल प्रदूषित होता है, अशुद्ध होता है। और नाइम्स के पास पांदुगाड़ फ्रांस प्रथम सदी ईस्वी में रोम के इंजीनियरों ने 3 महाद्वीपों के पार पानी ले जाने के लिए विशाल जल सेतुओं का निर्माण किया। दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का होता था, लगभग 4.5 ग्राम है, किलोग्राम पढ़ लिया अपन ने, 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी होती थी। दिनारिस भी 4.5 ग्राम का और सोने का भी 4.5 ग्राम का। नाम इसका दिनारिस है, दिनारियम, और उसका भी नाम था कुछ, है ना। सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? सम्राट त्राजान का स्वप्न, भारत की विजय। बलात् भर्ती वाली सेना वह होती है जिसमें कुछ वर्गों या समूह के वयस्क पुरुषों को अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा करनी पड़ती थी। सेनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए। इस साम्राज्य में गणतंत्र रिपब्लिक एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता सेनेट नामक निकाय में नहीं थी। सेनेट में धनवान परिवारों के एक छोटे से समूह का बोलबाल रहता था जिसे अभिजात कहा जा सकता है। व्यवहारिक तौर पर गणतंत्र अभिजात वर्ग को सरकार का शासक सेनेट शासन संस्था के माध्यम से चलाता था। टेजियर्स मोरक्को, है ना। डेनब्यू नदी, काला सागर, कस्तुनतुनिया, एफेसस, एंटियोक, दमिश्क प्रसिद्ध शहर है ये, एफोनियम, नेपल्स, रोम, इसेपेनिया, गोल, एक्वातिया, राइन नदी, डेन्यू, कार्पेथियन पर्वत श्रेणी, काला सागर, एंट्रियाक सागर, कार्थेज, नूमिदिया, टेजियर्स, मोरक्को, एटलस पर्वत श्रेणी, सहारा मरुस्थल, काइरिनेशिया सिकंदरिया, फ्यूयम, नील नदी, लाल सागर, एगियन सागर, एड्रियाटिक सागर। समुद्र के पास में मैं देख, सिकंदरिया, दमिश्क, एंटियोक, एफेसस, कस्तुनतुनिया, एपोनियम, नेपल्स, रोम। सुंदर शहर है नेपल्स और रोम। गॉल। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।